Hello students, welcome to Sanjay Golabhai, IIT and Medical Academy. Here myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty. स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस कवर किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग कैसे समझते हैं, क्या होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में एक टर्म आ रहा है आपका आयोनाइजेशन, करेक्ट है। तो आयोनाइजेशन को अपन समझने के लिए, बिकॉज आयोनाइजेशन टर्म किसको रिलेट करता है, बिकॉज कंप्लीट हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जितने बच्चों एलिमेंट्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स बच्चों मेटल्स हैं, तो मेटल्स बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वजह से उससे बच्चों पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है ना। और एनाइंस के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो बच्चों वहाँ से एनाइंस का फॉर्मेशन होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज एक्चुअली डिफाइंड फॉर मेटल्स ओनली। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली। अब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद आपको पता है कि स्टार्टिंग में कोई भी मेटल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल मिलेंगे। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। अब उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जैसे ही रिलीज होने चालू होंगे, बिकॉज प्रोटॉन्स का मूवमेंट नहीं होता है, करेक्ट है, बिकॉज प्रोटॉन्स किधर है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम से बाहर जाएंगे या इलेक्ट्रॉन्स बच्चों वहाँ पे एंट्री करेंगे। अगर मेटल एटम है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो लूज करने के लिए उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेटल एटम का जो प्रोटॉन्स है और जो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। उस अट्रैक्शन फोर्स को क्रॉस करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए, तो वहाँ पे एक मेरे को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो एनर्जी सप्लाई अपन कर रहे हैं ना, तो प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, जिससे इलेक्ट्रॉन्स आपका बाहर जाएगा, करेक्ट है। तो इसी प्रोसेस में जब कोई पर्टिकुलर मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद वहाँ से मेटल कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इस दौरान बच्चों जो भी एनर्जी हमने सप्लाई की इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अपना एक पूरा एक ओवरव्यू हुआ जिससे हम लोग समझ सके कि एक्चुअली में आयोनाइजेशन एनर्जी किसको लेके डिफाइन होती है। क्लियर है? हम लोग चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पे कि एक्चुअली इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या रहेगी, ठीक है, और इसको किस तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ से बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक टर्म लिखा है आपका, यहाँ पे एक टर्म लिखा है आपका एनर्जी। तो एनर्जी वर्ड को बच्चों रिलेट करते हैं अपन पोटेंशियल के साथ, बिकॉज पोटेंशियल भी बच्चों क्या है, एक एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट है। पोटेंशियल भी एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। आयोनाइजेशन का मीनिंग जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी पर्टिकुलर एटम अपने आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स को इन्फिनिटी पे जब लेके जा रहा है, तो उस दौरान जो अपन एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं उसी को बच्चों बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन पे आते हैं अपन, एफिनिटी ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स। इसका मीनिंग बच्चों सिंपल सा है कि जो, जैसे मैं अगर बोलूं कि बच्चों मेरे पास यहाँ पे सपोज एक न्यूक्लियस है, दिस इज अ न्यूक्लियस, आपके इधर प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इसके बाहर बच्चों यहाँ पे आपकी आउटर सेल्स है, इनर सेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब आपको पता है कि बच्चों इलेक्ट्रॉन्स और इस प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, यहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अगर मुझे बच्चों इस इलेक्ट्रॉन्स को इन्फिनिटी पे लेके जाना है, और किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए इन्फिनिटी क्या होता है, तो इन्फिनिटी बच्चों होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। अगर आउटर सेल से 2 से 3 सेंटीमीटर अगर अपन दूर जाते हैं, तो क्योंकि एटम बहुत छोटा सा है उसके लिए 2 to 3 सेंटीमीटर ही इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ले जाने के लिए हमने जो बच्चों यहाँ से एनर्जी अपनी साइड से सप्लाई की, उसी एनर्जी को अपन क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तो अपन कह रहे हैं कि किसी भी न्यूक्लियस की जो एफिनिटी है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। एफिनिटी मतलब बच्चों यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्रॉस करने के लिए जो भी एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो यहाँ से बच्चों आते हैं डेफिनेशन कि दिस प्रोसेस इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कैटायन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो किसी भी न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जब लेके जाएंगे तो डेफिनेटली बच्चों वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, बिकॉज आपको पता है प्रोटॉन्स का नंबर तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जैसे कम हुआ तो प्रोटॉन्स की वैल्यू आपकी डोमिनेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे अपन क्या बच्चों बोलेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस डेवलप हुआ या फिर आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन हुआ। जैसे मेरे पास बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल है, मेरे पास बच्चों नेचर के अंदर जो मेटल्स एटम होते हैं, तो बच्चों मेटल्स हैं, तो मेटल्स एटम में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक अट्रैक्शन मिलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से बच्चों नेचर में क्या मिलते हैं, वो हमेशा सॉलिड फॉर्म के अंदर। अगर बच्चों वो सॉलिड फॉर्म के अंदर हैं तो उसके पीछे का रीजन बच्चों है मेटेलिक लैटिस। तो मेटेलिक लैटिस प्रेजेंट होने की वजह से मेटल के एटम्स बच्चों हमेशा नेचर में कैसे मिलते हैं आपको, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म के अंदर। इट में बी सोडियम, इट में बी पोटेशियम, इट में बी आयरन, इट में बी जिंक, करेक्ट। देन बच्चों हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर मेटेलिक लैटिस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो सकते हैं, तो बच्चों ये किसके बराबर है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। तो दिस इज द वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, एंड एवोगाड्रो नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। n में बच्चों क्या है, दिस n विल डिफाइन नंबर एंड दिस a विल डिफाइन एवोगाड्रो, है ना। तो एवोगाड्रो ने इस नंबर को डिफाइन किया था, है ना। हम स्टाइकोमेट्री पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट, तो हाँ बच्चों ये नंबर आपको देखने को मिलता है। तो अगर बोलना है कि किसी भी पर्टिकुलर आपके मेटेलिक लैटिस में टोटल एटम्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, तो उसका आंसर होगा 6 × 10⁻23 आपके मेटल एटम्स। और सारे के सारे बच्चों मेटल एटम्स आपस में आपके यहाँ पे कनेक्ट होंगे मेटेलिक बॉन्ड की हेल्प से। किसकी हेल्प से, मेटेलिक बॉन्ड की हेल्प से। तो अब बच्चों यहाँ से क्या है, सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्लियर, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैंने जैसे बच्चों एनर्जी सप्लाई करी, एनर्जी सप्लाई करने से जो मेटल के बच्चों एटम्स आपस में कनेक्टेड थे आपके, है ना, एक आपके स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड की हेल्प से मेटेलिक लैटिस को जनरेट कर रहे थे, तो वो बच्चों वो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, आपके मेटेलिक गैस की फॉर्म में। इसका मतलब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। तो बच्चों इस दौरान जो भी एनर्जी का डिफरेंस आपका डिफाइन किया जाएगा उसको बोलते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन। डेल्टा एच सब्लिमेशन का मतलब बच्चों कि प्रोसेस हुआ है आपका सब्लिमेशन, और जिस सब्लिमेशन प्रोसेस में जो भी बच्चों चेंज इन एंथैल्पी आएगा, चेंज इन एनर्जी आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन। क्लियर है, यस। तो अब बच्चों मेटल सॉलिड से हमारे मेटल गैस आ चुके हैं एटम्स, और सारे के सारे एटम बच्चों एक्चुअली क्या थे, पहले बच्चों आपस में बॉन्डेड थे, जुड़े हुए थे, एनर्जी से अप्लाई करी, सारे के सारे एटम बिखर चुके हैं। तो सभी के सभी एटम्स बच्चों यहाँ पे हो चुके हैं आइसोलेटेड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो सभी के सभी एटम्स बच्चों कितने एटम्स, आंसर होगा 6 × 10⁻23। इतने सारे एटम्स बच्चों हो चुके हैं आपके आइसोलेटेड, बिखर चुके हैं। अब उनमें से हम निकालेंगे सिंगल एटम, और उस एटम पे बच्चों अगेन हम लोग सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वापस से हम लोग सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे बच्चों एक पर्टिकुलर जो आपका एटम होगा उस एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पहले से एक फोर्स काम कर रहा है। इस फोर्स का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो भी हमने अपनी साइड से एनर्जी सप्लाई की, दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव। प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। प्रोसेस बच्चों क्या रहेगा आपका, एंडोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव डिफाइन हो चुका है। तो जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन से यहाँ से बाहर निकलेगा, निकलते ही बच्चों मेटल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो मेटल बच्चों प्लस चार्ज गैस की फॉर्म में डिफाइन हो चुका है। तो टोटल अगर बच्चों मेरे पास मेटल के एटम्स, जो बिखरे हुए एटम्स थे, आइसोलेटेड एटम्स थे, वो थे 6 × 10⁻23। तो बताओ बच्चों कितने बनेंगे आपके मेटल के कैटाइंस, तो उनका नंबर भी एवोगाड्रो नंबर के इक्वल ही मिलेगा। और वो सारे के सारे मेटल कैटाइन कैसे होंगे आपके, आइसोलेटेड। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी एनर्जी हमने सप्लाई की उसी को बोला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट बच्चों डेफिनेशन आती है यहाँ से आपकी कि रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 मोल आइसोलेटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ध्यान देना, 1 मोल आइसोलेटेड न्यूट्रल एंड गैसियस एटम्स। एटम्स बच्चों कैसा होना चाहिए, एटम मस्ट बी आइसोलेटेड, एटम मस्ट बी न्यूट्रल, एटम मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। ये 3 कंडीशन बच्चों मस्ट बी एप्लीकेबल। अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी तभी उस पर्टिकुलर मेटल एटम से डिफाइन होगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है। तो बच्चों डायरेक्टली ये मेटल गैस
और यहाँ से मेटल प्लस आपके गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया, आयनाइजेशन एनर्जी आपका यहाँ सप्लाई हो गया। ये पूरा प्रोसेस कैसा है आपका? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो दिस प्रोसेस इज कंप्लीट एंडोथर्मिक प्रोसेस। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब यहाँ से बच्चों अपन लोग फटाफट से समझ सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी तो बिल्कुल दिमाग में फिट हो चुकी होगी अच्छे से। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो बच्चों मेरे पास बहुत सारे मेटल एटम्स हैं और उनके पास इलेक्ट्रॉन्स भी काफ़ी सारे होते हैं। अब हर एक एटम के पास आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनके नंबर भी डिफरेंट आएंगे। तो उसको बच्चों अपन कैसे समझ सकते हैं कि मेरे पास बच्चों मेटल एटम कैसा है? आइसोलेटेड। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या क्या मैंने बोला था अभी? आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए बच्चों? न्यूट्रल फेज में होना चाहिए। तो एटम मस्ट बी आइसोलेटेड, गैसियस एंड न्यूट्रल। तो उस केस में बच्चों अपन ने सबसे पहले निकाला 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डिफाइन होगा आयनाइजेशन एनर्जी 1, बन गया मेटल कैटाइन। इलेक्ट्रॉन्स एक निकला ना बाहर, तो चार्ज भी +1 आएगा। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों फिर यही मेटल कैटाइन बच्चों यहाँ आ चुका है, इलेक्ट्रॉन्स फिर से बाहर निकलेगा, तो अपन एनर्जी फिर से सप्लाई कर रहे हैं इस मेटल कैटाइंस के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों फिर से सिंगल बाहर निकल गया, तो यहाँ डिफाइन होगा आयनाइजेशन एनर्जी 2। अब यहाँ से मेटल कैटाइन पे बच्चों चार्ज +2 आ चुका है, इलेक्ट्रॉन 2 बाहर निकल चुके हैं, एक यहाँ से बाहर निकल चुका है, एक यहाँ से बाहर निकल चुका है। अब बच्चों इसी मेटल कैटाइन जो बन चुका है आपका, जिसपे +2 चार्ज आ चुका है, अगेन बच्चों इस पे अपन एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन से एक और बाहर निकलेगा, यहाँ से होगा M+3 गैस की फॉर्म में। तो बात को समझना क्या था? समझना ये था कि बच्चों इलेक्ट्रॉन जब 1 निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 डिफाइन होगी, इलेक्ट्रॉन बच्चों दूसरा फिर से बाहर निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 डिफाइन होगी, इलेक्ट्रॉन से एक बार फिर से बाहर निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी 3 डिफाइन होगी। तो अब डिफरेंट टाइप के मेटल कैटाइंस की अपनी अपनी बच्चों क्या है? पॉसिबिलिटी है ना, अपनी अपनी कैपेसिटी है कि कौन सा मेटल कैटाइन इलेक्ट्रॉन्स कितने निकाल सकता है, तो उसके हिसाब से वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3 हो सकती है डिफाइंड। नेक्स्ट बच्चों आता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी 2 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 3 एज वेल एज आयनाइजेशन एनर्जी 1। इनके बीच में बच्चों आपस में क्या रिलेशंस होते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज बच्चों मानो अपनी साइड से अपन मान सकते हैं कि मेरे पास एक बच्चों मेटल आइसोलेटेड है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। इसके पास बच्चों कितना प्रोटॉन से स्टार्टिंग में? 13, बिकॉज इट इज न्यूट्रल, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे ना। तो बच्चों 13 प्रोटॉन्स हैं इसके पास और 13 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों के बीच में एक बच्चों अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में। बट वो अट्रैक्शन फोर्स बच्चों कैसा होगा? 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन्स, सब कुछ बच्चों इक्वल है, 1 यूनिट के अकॉर्डिंग आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब यहाँ से हमने सप्लाई किया आयनाइजेशन एनर्जी 1, तो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक बाहर निकल चुका है, तो 13 से बच्चों क्या हो चुका है? 12 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे 13 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स 12 इलेक्ट्रॉन्स पे अब ज्यादा देखने को मिलेगा इसके वाले कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ 13 और 13 के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था। अब बच्चों 13 प्रोटॉन का अट्रैक्शन 12 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होने वाला है, तो ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा ना अट्रैक्शन फोर्स, तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर बच्चों अपन ने सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन कर दी, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिर से बच्चों M+1 से बाहर निकल गया, तो यहाँ से M+2 बन गया। अब प्रोटॉन्स बच्चों अभी भी आपके 13 है, इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने हो चुके हैं? आपके अभी 12 से 11 में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आपको और समझ में आया होगा कि 13 प्रोटॉन्स का 11 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जैसे 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 बाहर निकलते जाएंगे वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू आपकी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती चली जाएगी। और उसके बाद बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी 3 डिफाइन हुआ, तो यहाँ से बन गया आपका M+3 और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन्स आपका रिमूव हो गया। अब पॉइंट बच्चों ये आता है कि जो एनर्जी मैंने यहाँ सप्लाई की, जो एनर्जी मैंने यहाँ सप्लाई की और इधर सप्लाई की, इन तीनों एनर्जी में से कौन सी एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी? तो कैसे डिफाइन करेंगे? ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बच्चों यहाँ था ना 13 और 12 के बीच, 13 और 11 के बीच में, तो यहाँ एनर्जी बहुत अधिक सप्लाई करनी पड़ी होगी। मान लो यहाँ एनर्जी अगर आपने बच्चों सप्लाई की 10 यूनिट, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा इससे अधिक? भाई अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया ना, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 10 से अधिक, मान के चलो बच्चों 15 यूनिट एनर्जी, तो यहाँ कितना देना पड़ेगा? 15 से भी अधिक। इसका मतलब बच्चों रिजल्ट निकल के आ गया कि फॉर एनी एटम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल
आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, आयनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू हमेशा कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी 3 से। ऐसे करते करते बच्चों पहुंचेंगे अपन आयनाइजेशन एनर्जी n तक। तो व्हाट इज द रीजन? रीजन इज वेरी क्लियर, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब बच्चों क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये है बच्चों आपका न्यूक्लियस का, प्रोटॉन्स का जो भी चार्ज होगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स बनाने के लिए। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू लगातार इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आप एनर्जी को, आयनाइजेशन एनर्जी को और अधिक सप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो कोई भी एटम होगा पूर्वी पीरियोडिक टेबल के अंदर, आयनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यू हमेशा कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, आयनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू हमेशा कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी 3 से। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चंस करते हैं फटाफट हम लोग। क्वेश्चन है बच्चों, द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विद हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों किसकी ज्यादा होगी? तो सबसे पहले देखो ऑप्शंस वाइज अपन सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है बच्चों सेकंड ए ग्रुप। तो सेकंड ए ग्रुप का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये है बच्चों अपने एल्कलाइन अर्थ मेटल, करेक्ट है। तो यहाँ पे आउटर सेल का बच्चों क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा बोलो जरा? यहाँ पे आएगा NH2 और बच्चों यहाँ से आगे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि पी सबसेल तो आएगा नहीं, तो यहाँ से मिलेगा आपको NH2। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बच्चों निकालना है, तो NH2 में से इलेक्ट्रॉन्स अगर बच्चों देखो, इसने बोला कि सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। अब इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन्स देखो पहले से ही बच्चों क्या है, इस एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही पेयर्ड है। जब पहले से ही बच्चों अच्छे से पेयर्ड है, तो यहाँ पे आपको जो सप्लाई करनी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी 1, उसकी वैल्यू ही बच्चों क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पहले से ही स्टेबल हैं, ये आपके पेयर्ड हैं। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये इसका आंसर आपका नहीं हो सकता है। इसमें तो फर्स्ट ही बच्चों हाईएस्ट होगी, हमसे सेकंड पूछा गया है। फिर आता है आपका सेकंड ऑप्शन जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप मतलब आपका नोबल गैसेस। तो बच्चों नोबल गैसेस में आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन NH2 और Np बच्चों 6 आपको दिख रहा है कि बच्चों Np6, इसमें आप ध्यान देना बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आपके 1 2 3 4 5 6 सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स बच्चों पेयर्ड हैं, सभी का सभी बच्चों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो यहाँ पे पहली एनर्जी सप्लाई करोगे आयनाइजेशन एनर्जी 1, तो बच्चों उसी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। आते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे। तीसरा बच्चों आपका है, यहाँ से दे रखा है सेवेंथ ए ग्रुप। तो सेवेंथ ए ग्रुप बच्चों कौन सा हो गया? सेवेंथ ए ग्रुप हो गया आपका हेलोजन। हेलोजन वाले केस में बच्चों समझते हैं अपन, तो यहाँ से हो गया आपका NH2 और बच्चों यहाँ से हो गया Np5। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अभी इस केस में Np5 पे ध्यान देना। तो बच्चों मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, बट बच्चों ये जो हेलोजेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। बोलो सबको बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, लूज तो करते ही नहीं है ना। तो फिर इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन ही नहीं होगी। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये वाला आंसर भी कैंसिल हो गया। अब आते हैं अपन फर्स्ट ए ग्रुप पे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन था बच्चों फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप होता है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स का बच्चों कॉन्फ़िगरेशन NS1 आता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अब समझना बच्चों, यहाँ पे आपका ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर बच्चों यहाँ से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन निकलना चाहते हो, तो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा। निकलने के बाद बच्चों इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या बचेगा? एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। अब वहां से एनर्जी निकालोगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, तो वहां एनर्जी की वैल्यू बहुत अधिक देनी पड़ेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ये निकालना आसान है, तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यू बच्चों काफी कम रहेगी। जबकि नोबल गैस से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालोगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा आएगा? फोर्थ। सबको समझ में आ गया? बहुत आसान सा था। नेक्स्ट बच्चों ये अपने वॉल्यूम के ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्स आर 8.3, 25.15, 37.92 एंड 259.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द एलिमेंट बच्चों कौन सा आएगा? तो ध्यान दो, इसमें कहा है बच्चों आपसे, सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी 1 की वैल्यू कितना है? 8.3। आयनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू कितना है आपका? 25.15। आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ से बच्चों 3 की वैल्यू कितना दिया था? 37.92। इसी तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी 4 की वैल्यू कितना था?
259.3 ये सभी बच्चों दे रखे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ध्यान देना यहाँ पे कौन सा एलिमेंट हो सकता है। तो बच्चों आयनस एनर्जी 1 की वैल्यू तो बहुत कम है ना। जब आयनस एनर्जी 1 की वैल्यू ही इतनी स्मॉल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहता है। अब ध्यान दो यहाँ पे सोडियम का बच्चों आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, NS1। और ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बच्चों 1 तो निकल जाएगा, 1 निकलने के बाद में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो आयनस एनर्जी 2 की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से बच्चों आते हैं आयनस एनर्जी 4 तक जाना है, समझ में आया ना। तो 3 तक तो सबको इजी है, लेकिन 4 वाली की वैल्यू बच्चों बहुत ज्यादा होगी। देखो ध्यान से 8 से 25 बहुत स्मॉल डिफरेंस रहा, 25 से 37 ये भी बहुत स्मॉल डिफरेंस है, लेकिन 37 से अचानक से 259.3 हो गया। इसका मतलब बच्चों आयनस एनर्जी 3 की वैल्यू आपकी सबसे ज्यादा आएगी। इलेक्ट्रॉन्स 2 निकालने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब और अगला निकाला जाएगा तो वहां पे एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुका होगा। तो इसका मतलब बच्चों मैग्नीशियम भी कैंसिल हो जाएगा, सिलिकॉन भी कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन सा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को आप समझो जरा। तो बच्चों एल्यूमिनियम के केस में आपको पता है आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना आना है बच्चों, बोरॉन फैमिली है, तो बोरॉन फैमिली के हिसाब से जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP1 होगा, ये सुनो जिसमें से यहां से इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आसानी से बाहर निकलेगा। भाई NP1 है ना, तो NP1 में इलेक्ट्रॉन्स आराम से इजीली बाहर जाएगा, तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी 8.3 के बराबर। फिर बच्चों NS2 पे आ जाओ, तो NS2 में इलेक्ट्रॉन्स आपको 2 दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां से भी एक बाहर निकल जाएगा, तो वैल्यू 25.15 हो गई, थोड़ी अधिक हो गई। फिर बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन्स एक और बचेगा ना अनपेयर्ड, फिर इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकालेंगे, तो एनर्जी थोड़ी सी और इंक्रीज 37 पॉइंट। अब इसके निकलने के बाद बच्चों बच जाएगा एल्यूमिनियम के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए बच्चों यहां पे देनी पड़ेगी आपको सबसे ज्यादा एनर्जी। तो आयनस एनर्जी 1 2 1 की बच्चों ये वैल्यू इज ओके, 2 की वैल्यू ये, 3 की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन 3 निकालने तो आसान हो गए ना, अगर 3 निकालने के बाद में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, अब निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बच्चों यहाँ पे एनर्जी बहुत अधिक देनी पड़ी। तो बोलो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, एल्यूमिनियम। क्लियर हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी। तो हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी बच्चों किसकी होगी, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों किसका है, देख के हम लोग टिक करेंगे। सबसे पहले आएगा, देखो ध्यान से, आपसे यहां बोला गया है क्या, 3p1 है ना, 3s2 3p1, मतलब बच्चों किसे कर रहा है रिप्रेजेंट, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स। इसमें देख लो आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलना आसान रहेगा, यहाँ से NS आपका 3s2 3p3, ये बच्चों कार्बन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से देखो 3s2 3p3 है ना, इस पे ध्यान दो। तो ये बच्चों यहाँ से आपका देखो 3p3 क्या दिख रहा है, हाफ फील्ड, दिस इज हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्टेबल हो गया। हाफ फील्ड का मतलब बच्चों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना काफी मुश्किल होगा। जबकि लास्ट वाले केस में बच्चों 4s2 4p3 है ना, तो 4p3 देखो, तो यहाँ भी बच्चों हाफ फील्ड है, करेक्ट है ना, p3 मतलब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 और 4 में चेक करना है। तो 3 वाले केस में देखो, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल रहा है, थर्ड सेल से। कहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, थर्ड सेल से बाहर निकल रहा है ना, थर्ड सेल का मतलब बच्चों ये न्यूक्लियस हो गया। यहां से 1 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलेगा n=3 से, जो काफी क्लोज है बच्चों न्यूक्लियस के। यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ बच्चों 4 से बाहर निकल रहा है, n=4 सेल से बाहर निकलेगा, जिसका अट्रैक्शन फोर्स बच्चों आपका देखो पीछे साइड में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया ना, इलेक्ट्रॉन्स एक यहाँ बैठा था, तो इन दोनों में से ज्यादा अट्रैक्शन इसके ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे नेशनल आपको ज्यादा देनी पड़ेगी कंपेयर टू दिस। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो गया ना, यस। नेक्स्ट बच्चों, आयनेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये दे रखा है। द आयनेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल फॉर हीलियम +1 आयन शुड बी, क्या होना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको याद आपको रखना है। देखो क्या है बच्चों फॉर्मूला, कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो आयनेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम क्या डिफाइन होता है, तो वो होता है -13.6 Z² डिवाइड बाई N²। क्लियर है बच्चों।
हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बच्चों कहानी बड़ी क्लियर सी है। इलेक्ट्रॉन निकलना तो बच्चों आपके n इक्वल टू फर्स्ट सेल से ही है, इसलिए बच्चों यहाँ से n की वैल्यू बच्चों फिक्स हो जाएगी 1। क्लियर है। अगर मेरे पास एटम होगा बच्चों हाइड्रोजन, तो आपको पता है Z की वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1। लेकिन हम लोगों से बच्चों क्या पूछा है, हीलियम प्लस वन की वैल्यू पूछी गई है। तो हीलियम प्लस वन के लिए अगर बच्चों एटम होता है यहाँ पे अपना हाइड्रोजन आयन, तो उस केस में अगर एटम बच्चों रहता है यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में, तो उस केस में आंसर बच्चों क्लियर था कि -13.6, Z की वैल्यू बच्चों 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई इधर भी 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाते हैं, आंसर बचता है आपका माइनस में 13.6। तो ये तो डिफाइन होगा बच्चों किसको लेके, हाइड्रोजन आयंस को लेके। लेकिन मुझे यहाँ कैलकुलेशन करनी है किसको लेके, हीलियम आयन को लेके। तो हीलियम आयन के केस के अंदर बच्चों Z की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे N की वैल्यू बच्चों कितना होगा, अभी भी 1 होगा। तो Z इक्वल टू 2 अपन पुट करते हैं तो यहाँ से इसका आंसर क्या बनेगा बोलो जरा। तो ये रिजल्ट है हमारे पास -13.6, Z की वैल्यू बच्चों कितना थी 2, तो 2 का बच्चों हम लोग कर देते हैं यहाँ से स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे होगा आपका 1 का स्क्वायर, तो ऊपर आपका Z स्क्वायर हो चुका है, तो 2 का स्क्वायर बच्चों कितना 4 हो जाएगा, तो माइनस में 13.6 इंटू आपका 4, और जब बच्चों अपन 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपना आंसर यहाँ से निकल के आएगा कितना 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन बच्चों यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि हम लोग एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए आंसर बच्चों एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव में आएगा एनर्जी। तो पॉजिटिव में कौन सा आंसर रहेगा आपका 54.4 EB। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग न्यूमेरिकल है ना, वॉल्यूम का है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट ये फॉर्मूला आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से अपना आंसर निकल के आ जाएगा। अब बच्चों चलते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे ऐसे हैं जो बच्चों आयनेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अपने मन से बच्चों मान सकते हैं अपन कि एटॉमिक साइज अगर किसी भी एटम के इंक्रीज कर रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है ना, तो साइज बढ़ने से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स बच्चों कम हो जाएगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स आराम से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब कि एफिनिटी ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बच्चों डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आयनेशन एनर्जी की वैल्यू भी, देखो अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी ना इलेक्ट्रॉन्स के दूर जाने से, साइज बड़ा होने से, तो जिसकी वजह से एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी ना। तो आयनेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटम का साइज बच्चों जितना ज्यादा रहेगा आयनेशन एनर्जी उतनी ही कम। आयनेशन एनर्जी मतलब जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, भाई बड़ा साइज का एक एटम है, एक छोटे साइज का एटम है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा किधर होगा, छोटे साइज के एटम पे ना, तो एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। सेकंड फैक्टर बच्चों आता है आपका जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब बच्चों अट्रैक्शन फोर्स। जितना अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बच्चों मैंने मन से मानी कि आपकी ज्यादा है, तो उस केस में अट्रैक्शन फोर्स बच्चों न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे आपका ज्यादा रहेगा। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे। तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना अधिक मिलेगा मेरे को आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट बच्चों आते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब बच्चों क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। सिग्मा क्या है आपका, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब बच्चों किससे है, फोर्स ऑफ रिपल्सन से। किससे मतलब है, फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो जितना ज्यादा बच्चों फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू होगी, अपने मन से मान सकते हैं अपन, जितना अधिक बच्चों सिग्मा की वैल्यू रहेगी, फोर्स और रिपल्सन की वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो बच्चों वहां पे आपका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ में उतना ही कम रहेगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन, आपका रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होगा तो साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, जिससे अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और कम होने से आयनेशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो कम देनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए आपका शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी होता है। फोर्थ बच्चों फैक्टर आएगा हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब बच्चों ये है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दो एटम्स हैं, किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका स्टेबल है, स्टेबल का मतलब बच्चों हाफ फील्ड या फुली फील्ड होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज वो पहले से स्टेबल है ना, इलेक्ट्रॉन निकलना ही नहीं चाहेगा। और जो बच्चों एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होगा, हाफ फील्ड फुली फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स को वो आसानी से बाहर निकालेंगे। इसका मतलब आयनेशन एनर्जी की वैल्यू वहां पे अधिक देनी पड़ेगी जहां पे स्टेबल मिलेगा मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो क्या है बच्चों, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो S2 और S1 में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, S2 इज फुली फिल्ड, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। P6 P3 में P6 फुली फिल्ड है, अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। D10 D5 में से D10 फुली फिल्ड है, अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। F14 F7 में से F14 फुली फिल्ड है, अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये रूल्स कब लगाते हैं, जब बच्चों नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, सेम। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है ना। कभी भी क्वेश्चंस करो तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करो, रैंडम कुछ मत करो, आंसर्स वहां से आपके मिस्टेक हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें आंसर को सही निकालना है। तो ध्यान देना कि बच्चों हाफ फिल्ड फुली फिल्ड वाली कहानी ये कब अप्लाई करनी है, जब आपके एटम्स कोई भी 2 एटम्स हो, 3 एटम्स हो, 4 एटम्स हो। क्वेश्चन आ गया 4 एटम्स एक साथ दे रखे हैं आयंस की फॉर्म में, पूछ दिया गया क्वेश्चन। तो जब बच्चों आपका ये रूल सब अप्लाई करना है जब आपके उनके नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल नंबर्स में होंगे, करेक्ट है। जैसे जैसे यहाँ क्वेश्चन एक लिखा हम लोगों ने ना, जरा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बच्चों 2p6 2p3, तो यहां दिख रहा है बच्चों दिस इज 2 और यहां भी दिख रहा है 2, इसके पास भी 2 सेल्स हैं, इसके पास भी 2 सेल्स हैं। तो जब बच्चों सेम सेल्स आ गया ना, अब इसको लगा सकते हैं। तो यहां से आपका P6 है, यहां से P3 है, भाई दोनों के पास सेम सेल्स है ना, 2 और 2। तो आपका P6 फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, आयनस एनर्जी 1 की वैल्यू बच्चों किसकी ज्यादा हो जाएगी, जो आपका फुली फिल्ड होगा। यह आंसर आपका सही दे रखा है। जबकि नीचे देखो यहां बच्चों 7s1 है, यहाँ पे 1s1 दे रखा है। तो पहले तो नंबर ऑफ सेल्स देख लो भाई, ये आपका फुली फिल्ड है S2, ये आपका S1 हाफ फील्ड है। आधे बच्चे बोलेंगे सर ये फुली फील्ड की वजह से आंसर निकाल दो। भाई आप यहाँ पे ये तो देखो, अगर आपने देख लिया कि सर ये S2 फुली फील्ड है, यहाँ से हाफ फील्ड है, इसमें से ये वाला आंसर बन जाएगा, तो आंसर गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स आपने देखा ही नहीं। इसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं बच्चों, 7। इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितना है, 1। इलेक्ट्रॉन निकलना कहां से मुश्किल होगा, ऑब्वियसली बच्चों जो आपका 1। बोलो बात समझ में आ रही है। इसका मतलब इसका आंसर रिवर्स होना चाहिए था, तो यहाँ पे डिस्टेंस मैटर करेगी। बोलो बात समझ में आ रही है, यस। नेक्स्ट बच्चों आता है आपका फैक्टर पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर में हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं कि एफिनिटी ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट सबसेल। तो बच्चों अगर आपको ध्यान देना है कि सबसे अधिक पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब ये है, बिल्कुल सिंपल सा है कि SPDF, एस सबसे क्लोज न्यूक्लियस के होता है। तो एस में इलेक्ट्रॉन जो बैठे होंगे उनका अट्रैक्शन ज्यादा न्यूक्लियस के साथ में होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो एस सबसेल को पेनिट्रेट करना, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज एस क्लोज टू न्यूक्लियस, देन पी, देन डी, देन एफ। इलेक्ट्रॉन सबसे दूर कौन होगा, एफ। तो एफ के इलेक्ट्रॉन्स काफी दूर हैं, अट्रैक्शन फोर्स कम, इलेक्ट्रॉन्स फट से बाहर निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आयनेशन एनर्जी की वैल्यू जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, वो एस में सबसे ज्यादा होगी और एफ में सबसे कम होगी। बोलो बात समझ में आ रही है। लेकिन ये बच्चों रूल्स लगाना कब है, ये रूल्स तब लगाना है जब स्पीसीज में एटॉमिक नंबर 1 का डिफरेंस हो। ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर 2 एटम के बीच में 1 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होगा, तभी इसको लगाना है, अदरवाइज इसको नहीं लगाना है इस कॉन्सेप्ट को। तो बच्चों यहाँ पे आ गया, देखो ये बेरिलियम है, यहाँ से आपका बोरॉन है, एटॉमिक नंबर 1 का डिफरेंस है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों यहां से आपका आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 2s2, जबकि बोरोन वाले केस में आएगा 2s2 2p1। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ p1 से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स s2 से बाहर निकालेंगे। अब आप डिसाइड करके बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स तो बच्चों दोनों में सिमिलर ही है, यहाँ भी आपको 2 सेल्स मिल रही हैं, यहाँ भी बच्चों आपको 2 ही सेल्स मिल रही हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ से s से निकल रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स p से निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स निकलना कहां से मुश्किल होगा, s क्लोज टू न्यूक्लियस होगा, s के बाद p आएगा, तो s इलेक्ट्रॉन्स निकलना बहुत मुश्किल होगा, तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब पेनिट्रेशन पावर इज मोर फॉर s एज कंपेयर टू p। तो दिस इज द आंसर। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है। कब कौन सा रूल अप्लाई करना है इस पे ध्यान देना है, इसको नोट डाउन करते चलना है, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में सारे रूल्स एक साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलना है, 3s2 से, जबकि एल्यूमिनियम बच्चों कहाँ से निकालेंगे अपन, 3s2 3p1 से। एटॉमिक नंबर 1 का डिफरेंस है क्या, यस बिल्कुल सही है। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ से अपन क्या निकाल रहे हैं, यहाँ भी आपकी 3 सेल्स हैं, यहाँ भी 3 सेल्स हैं, बराबर हैं।
यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ से निकल रहा है, एस सब सेल से। यहाँ पे कहाँ से निकल रहा है, पी सब सेल से। कहाँ से मुश्किल निकलना होगा, एस से। तो आंसर बच्चों सबको समझ में आ गया। आयनियस एनर्जी बन की वैल्यू जो रहेगी वो किसको लेके ज्यादा होगी, मैग्नीशियम को लेके। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आया जिंक और आपका गैलियम। यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, 1 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होता है ना, 30 और 31 एटॉमिक नंबर। तो बच्चों यहाँ पे 3d10 4s2, यहाँ पे आपका 4s2 4p1। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे बच्चों कहाँ से, यहाँ निकलेगा 4s से और यहाँ निकलेगा बच्चों 4p से। तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ भी 4 है, नंबर ऑफ सेल्स बच्चों यहाँ भी 4 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा बच्चों s से, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों p से। निकलना कहाँ से मुश्किल होगा, s से, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर s की ज्यादा होती है। तो इसका आंसर ये आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों सावधानी क्या है, सावधानी ये है कि पेनिट्रेशन पावर वाला कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई होगा जहां पे दो स्पीसीज में एटॉमिक नंबर 1 का डिफरेंस होगा, ठीक है। अदरवाइज इस रूल्स को किसी और जगह अप्लाई नहीं करना है। दिस इज द लिमिटेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों आता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली काम कैसे करता है, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द ग्रुप। तो बच्चों यहाँ पे आते हैं इन्हें पीरियड। पीरियड में कैसे काम करेगा, तो पीरियड बच्चों अपन क्या है, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स बच्चों वहां पे कैसी होती हैं, सेम होती हैं। देयरफॉर चेंज इन एटॉमिक साइज बच्चों कैसा रहता है, बहुत ही स्मॉल चेंज होता है। तो साइज बच्चों वहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है। साइज से कोई भी आंसर आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियड में नहीं निकालना है। सेकेंड, इफेक्टिव शील्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट, दैट्स व्हाई सिग्मा भी बच्चों वहां से हो जाएगा आपका निगलेक्ट, तो ये भी काम नहीं करेगा। इसका मतलब पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए कभी भी साइज से आंसर आपको नहीं निकालना है, कभी भी आपको शील्डिंग इफेक्ट से आंसर नहीं निकालना है। तो फिर किससे निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों इफेक्ट होती है जेड इफेक्टिव से एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इसका मतलब कि दो प्रिंसिपल बच्चों काम करेंगे। कौन कौन से प्रिंसिपल काम करेंगे, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज बच्चों आपका जेड इफेक्टिव। लेकिन पीरियड में ध्यान देना, पीरियड में दोनों प्रिंसिपल काम करते हैं, जेड इफेक्टिव एंड हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। लेकिन इन दोनों में से भी बच्चों हाईली डोमिनेंट कौन करेगा, इन दोनों में से डोमिनेंसी बच्चों होगी आपकी हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड की। तो जब भी हम पीरियड में ट्रेवल करेंगे एटॉमिक साइज से आंसर नहीं निकालना है। जब भी पीरियड में ट्रेवल करेंगे कभी भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे बच्चों किससे, आपकी शील्डिंग इफेक्ट से, सिग्मा से। पीरियड में ट्रेवल करते समय आपका जेड इफेक्टिव और हाफ फील्ड फुली फील्ड यही कॉन्सेप्ट काम करते हैं। लेकिन इनमें से भी बच्चों किस पे ध्यान देना है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड के ऊपर। तो बच्चों ये है मेरे पास पीरियड नंबर 1 के बारे में बात कर देते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन, दिस इज द पीरियड नंबर 1, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इन दोनों में से बच्चों हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों आपकी ज्यादा होगी, बिकॉज बच्चों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने फिर से बोला हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। तो बच्चों हाइड्रोजन पे देखो ध्यान से, क्या आपका आंसर मिलेगा 1s1। यहाँ क्या मिलेगा 1s2। दिस इज फुली फील्ड एंड दिस इज हाफ फील्ड। तो इसलिए बच्चों आपका हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू आपके फर्स्ट पीरियड में ज्यादा होती है। सेकेंड पीरियड बच्चों लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों नियोन क्या आ गया 2p6, देखो आप लास्ट में देखो फुली फील्ड हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये बच्चों आपका नाइट्रोजन में आपको मिलेगा p3, हाफ फील्ड हो गया। बेरिलियम बच्चों आ गया आपका फुली फील्ड। तो देखो इसके पीछे का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है बच्चों कॉन्सेप्ट, जब भी आपको फुली फील्ड और हाफ फील्ड मिलेंगे कॉन्फ़िगरेशन, इसको बच्चों एक कदम आगे शिफ्ट करना है बस। क्यों, क्योंकि बच्चों लेफ्ट राइट अपन जब भी ट्रेवल करते हैं ना तो साइज बच्चों यहाँ पे एक्चुअली डिक्रीज करता है। तो मैक्सिमम बच्चों साइज से सॉल्व कर देते हैं, करेक्ट ना। बट साइज से मैंने कहा है कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आपको जब भी सॉल्व करना है आपको हाफ फील्ड और फुली फील्ड से करना है। तो एक्चुअली में आंसर बच्चों क्या होगा, लेफ्ट राइट ट्रेवल करने पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों इंक्रीज करती है। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, करेक्ट है। तो बच्चों सबसे अधिक वैल्यू किसकी होगी, आपकी नियोन की। तो नियोन सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद कौन आएगा, फ्लोरीन, एज इट इज लिख दिया अपन ने। फिर कौन आ गया बच्चों, देखो आना चाहिए था ऑक्सीजन, बट आया कौन, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ऑक्सीजन की पोजीशन को शिफ्ट करना है नाइट्रोजन पे और नाइट्रोजन को लेके आना है इस तरफ। बोलो बात समझ में आ रही है, इसको इधर, इसको इधर। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आना चाहिए था ऑक्सीजन, वो चला गया पीछे, आगे पहुंच गया नाइट्रोजन। एक कदम आगे शिफ्ट कर देना है हाफ फील्ड फुली फील्ड को अपनी पोजीशन से। फिर बच्चों आएगा कार्बन, एज इट इज आ गया देखो। फिर कौन आएगा,
क्या बोरोन आएगा कि बच्चों बेरिलियम? तो मैंने देखा बच्चों बेरिलियम आपका यहाँ से फुली फिल्ड है, उसको इधर शिफ्ट करो, बोरोन को इधर शिफ्ट करो, तो आगे देखो आपका बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर आपका लिथियम। बोलो सबको बात समझ में आ गई? तो क्या बच्चों अपन ने चेंज किया? पोजीशन को इंटरचेंज किया इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन बिटवीन बेरिलियम एंड बोरोन। बोलो सबको बात समझ में आ रही है? बस एक कदम आगे शिफ्ट कर देना है और ऑटोमेटिक बच्चों अपना सेकंड पीरियड का आयनेशन एनर्जी का आंसर निकल के आ जाएगा। तो एफिनिटी ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बच्चों नियोन में आपको मिलेगा मैक्सिमम, और बच्चों लिथियम वाले केस में जो एफिनिटी ऑफ न्यूक्लियस होगा टुवर्ड्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वो बच्चों मिलेगा यहाँ से मिनिमम। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? नियोन के केस में इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, और सबसे कम किस में देनी पड़ेगी? लिथियम में। क्लियर हो गया सेकंड पीरियड। नेक्स्ट बच्चों आते हैं, तो लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करने पे आंसर बच्चों जेड इफेक्टिव बच्चों इंक्रीज करता है, और तो जनरली बच्चों, जनरली मैं बोल रहा हूँ, नॉट ऑलवेज, है ना, क्योंकि जहां पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा वहां पे एक पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, तो इस बात को हमें ध्यान रख के चलना है। अब आते हैं बच्चों ग्रुप में, तो ग्रुप में कैसे काम करेगा टॉप टू बॉटम? तो टॉप टू बॉटम आने बच्चों साइज इंक्रीज होता है, साइज के इंक्रीज होने से तो डोमिनेंसी बच्चों किसकी होगी? तो ध्यान देना, साइज बच्चों यहाँ पे हमेशा डोमिनेंट क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आने पे प्रोटॉन्स बढ़ते हैं ना, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, सिग्मा भी तो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो रिपल्सन भी बढ़ेगा, सिग्मा भी इंक्रीज होगा। तो बच्चों अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स अगर सेम रेशियो से इंक्रीज हो रहे हैं तो आपस में बच्चों हो जाते हैं बैलेंस, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, आपस में बैलेंस हो जाते हैं। तो कभी भी टॉप टू बॉटम ट्रेवल करने पे जेड इफेक्टिव और सिग्मा के आंसर नहीं निकालना है। और हाफ फील्ड फुली फील्ड तो बच्चों सिमिलर ही मिलेगा, किसी भी ग्रुप में ट्रेवल कर रो, तो किसी भी ग्रुप में ट्रेवल करोगे तो सारे के सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो बच्चों सिमिलर ही आएगा ना, अरे सेम आएगा, तो इससे भी आंसर नहीं निकालना है। तो आंसर फिर किससे निकालना है बच्चों? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ऑलवेज मोर डोमिनेंट है ना इन द ग्रुप, तो जिसकी वजह से बच्चों साइज बढ़ता है तो आयनेशन एनर्जी की वैल्यू आपकी कम होती है। तो टॉप टू बॉटम ट्रेवल करते समय किसी भी ग्रुप में बच्चों साइज क्या होगा? हमेशा आपका साइज विल इंक्रीज, जिसकी वजह से आयनेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट बच्चों आता है कि आयनेशन एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय किन बातों पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो बच्चों अपन डिस्कस कर रहे हैं है ना, ये पॉइंट ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, नीट हो, मेंस हो, एडवांस हो, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आयनेशन एनर्जी पे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। पहला बच्चों पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अगर सवाल में एटम सिमिलर हो, उन पर चार्ज डिफरेंट हो, जैसे Cl माइनस, Cl और Cl+, एटम तो सिमिलर ही है क्लोरीन, पर चार्ज बच्चों डिफरेंट है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। Cl माइनस आयन बच्चों आपको पता है कि रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप बाहर निकलेंगे। तो आयनेशन एनर्जी आपका जो आयनेशन एनर्जी का जो सीक्वेंस होगा उसका आंसर बच्चों क्या बनेगा? Cl+ सबसे ज़्यादा होगा, Cl माइनस आयन सबसे कम होगा। अब कुछ बच्चे पता यहाँ क्या समझेंगे कि सर Cl माइनस और Cl में, Cl तो सर आपका फुली फिल्ड कन्फिगरेशन हो गया ना, देखो 3p6 हो गया ना, तो बोलेंगे सर 3p6 की वजह से Cl माइनस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अरे नहीं, अरे Cl माइनस में तो रिपल्सन हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, तो उससे सॉल्व करना है, यहाँ पे हाफ फील्ड फुली फील्ड नहीं लगाना है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो जब एटम आपके सिमिलर हो, चार्ज डिफरेंट हो, तो उस केस में हमेशा आंसर निकालना है कि प्लस चार्ज जिसके पास जितना ज्यादा होगा आयनेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा आयनेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। तो सिमिलर एटम के केस में कन्फिगरेशन नहीं देखेंगे, इसको अच्छे से कर लो बच्चों नोट डाउन, ठीक है ना, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अगर एटम्स बच्चों सिमिलर नहीं हो तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। अगर बच्चों एटम्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए, जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा है H- हीलियम, लिथियम +1 और बच्चों बेरिलियम +2, सभी के पास इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने कितने आएंगे? 2। आपका हाइड्रोजन माइनस में इलेक्ट्रॉन्स 1 होता है ना हाइड्रोजन पे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बच्चों हीलियम पे तो 2 पहले से होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बेरिलियम आपका लिथियम +1, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, और बच्चों आपका बेरिलियम है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 हो जाएंगे। तो एटम डिफरेंट हो गए, तो फिर क्या पहला केस कौन सा? ये वाला ध्यान रखना। सेकंड केस कौन सा? जब एटम बच्चों डिफरेंट हो जाएं, तो इस केस में चेक करना है क्या गिवन एटम्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, क्या सभी के पास इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। तब उस केस में बच्चों क्या सॉल्व करना है? जिसपे जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा
उतना आयनियस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर होगा ज्यादा तो बच्चों आयनियस एनर्जी की वैल्यू भी वहां पे क्या मिलेगी, ज्यादा। लेकिन एटम बच्चों कैसे होने चाहिए, सारे के सारे डिफरेंट एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, तभी इस रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। अगर बच्चों क्वेश्चंस में आइसोटॉप्स आ जाएं, अगर आइसोटॉप्स आ जाएं ऑक्सीजन 16, 17, 18, तो इस केस में आयनियस एनर्जी का आंसर हमेशा बच्चों क्या आएगा, सभी का सिमिलर। तो आइसोटॉप्स अगर बच्चों आते हैं तो उनका आंसर हमेशा कैसा होता है, सेम। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। तो इसमें आता है कि अगर बच्चों ऊपर के हमारी 3 रूल्स हो गए, अगर वो तीनों रूल्स अगर बच्चों फेल हो जाते हैं तो इस केस में आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर। किस पे ध्यान देना पड़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स बच्चों, जहां पे आपको नंबर ऑफ सेल्स बच्चों कम मिलेंगी जिस स्पीसीज के पास, तो वहां पे आयनियस एनर्जी की वैल्यू हमेशा ज्यादा मिलेगी, और जहां पे नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे वहां पे एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जैसे बच्चों हाइड्रोजन, लिथियम, एल्यूमिनियम एंड टिन, हमने देखा है इसके अंदर कि बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 49। हमने निकाला बच्चों कॉन्फ़िगरेशन और देखा कि बच्चों हाइड्रोजन में आपकी फर्स्ट आपको एक ही सेल मिल रही है, इसमें 2 सेल्स, इसमें थर्ड, इसमें आपकी 5। इलेक्ट्रॉन निकालना बच्चों, स्टार्टिंग के रूल सारे फेल हो गए। अब आयनियस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स निकालना कहां से मुश्किल होगा, जहां बच्चों आपका, जहां पे कम सेल्स रहेंगी। कम सेल्स किसमें, हाइड्रोजन में। इसलिए बच्चों H की आयनियस एनर्जी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। उससे कम कौन सा आएगा, देखो आपका यहां से लिथियम, फिर कौन सा आएगा आपका इधर से एल्यूमिनियम, और उसके बाद में कौन सा आएगा आपका टिन। इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट नंबर 5, अगर नंबर ऑफ सेल्स बच्चों आ जाए सिमिलर तो फिर कौन सा रूल्स आपको लगाना है। नंबर ऑफ सेल्स अगर बच्चों सिमिलर आएंगी तो फिर इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा बताओ, P6। P6 के बाद फुली फिल्ड है ना P6, फिर बच्चों P5। अब P4 P3 मैंने चेंज किया था तो P4 पीछे P3 आ गई, बिकॉज वो हाफ फिल्ड हो गया। फिर बच्चों P2, अच्छा P1 और S2 में कौन आगे हुआ, S2, क्योंकि S2 आपका फुली फिल्ड है तो S2 हो गया, फिर P1, फिर आपका S1। तो ये बच्चों टोटल 5 रूल्स हैं। इन 5 रूल्स को अगर आप अच्छे से याद रखते हो, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका आयनियस एनर्जी का रॉन्ग नहीं हो सकता है। अब बच्चों पॉइंट पे आते हैं कि अगर हम सवाल में आयनियस एनर्जी 2, आयनियस एनर्जी 3, आयनियस एनर्जी 4 अगर बच्चों ये पूछे जा रहे हैं तो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर के रूल से उसी को अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ C+2 आ गया तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने हैं 4, N+2 आ गया, इलेक्ट्रॉन्स कितना है 5, यहाँ कितना है 6, इधर कितना है बच्चों 7। तो ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। अभी इस केस में नंबर ऑफ सेल्स पे ध्यान देते हैं तो बच्चों यहाँ पे आपकी 2 सेल्स मिलेंगी, इधर कितना 2, इधर 2, इधर भी 2, मतलब नंबर ऑफ सेल्स सभी के पास इक्वल आ गई। तो अब इस केस में बच्चों हम लोगों ने जो रूल्स पढ़ा अभी उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, यहाँ देखो बच्चों P3, जरा याद करो P3 आपका सबसे पहले आएगा। P3 के बाद बच्चों कौन सा आएगा, चेक करो S2 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, क्योंकि हम लोग थर्ड आयनियस एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो बच्चों S2। उसके बाद में फिर कौन सा आएगा, तो यहां से आपका देखो सबसे पहले कौन सा हो गया, यहाँ से P3 कन्फिगरेशन हो जाएगा, और P3 के बाद कौन सा आ जाएगा आपका यहाँ से P2, और उसके बाद में कौन सा सीक्वेंस क्या बनाएंगे, P3 हो गया, P2 हो गया, देन P1 हो गया, देन आपका S2 हो गया। अब इसमें चेंज करो बच्चों पोजीशन, तो S2 पहुंचेगा P1 से आगे, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो बोलो आंसर क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा आपका सबसे अधिक किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का। उसके बाद कौन सा हो जाएगा बच्चों, उसके बाद हो जाएगा यहाँ से आपका ऑक्सीजन, उसके बाद कौन सा कार्बन, और लास्ट में आपका नाइट्रोजन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन आया कि आयनियस एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, क्या आंसर होगा। अरे एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे ध्यान दो। तो एल्यूमिनियम के आउटर सेल में तो आपको पता है कि सीक्वेंस क्या बच्चों, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, अरे सेम पीरियड से है ना। तो अभी इस केस में से इन दोनों में से इसका आउटर सेल कन्फिगरेशन बच्चों क्या है S2, इसका आउटर सेल कन्फिगरेशन बच्चों क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा S2 और आपका P1, NH2 और NP1। अब इलेक्ट्रॉन्स निकालना बच्चों कहां से मुश्किल होगा, नंबर ऑफ सेल्स इसमें इन दोनों में इक्वल बाई सेम पीरियड से है ना, तो सेल तो इक्वल आएंगे। इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से S से यहाँ निकालना P से, पेनिट्रेशन पावर बच्चों S की ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कहां से होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से कौन, मैग्नीशियम। तो आयनियस एनर्जी मैग्नीशियम की बच्चों क्या ज्यादा होनी चाहिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जहां बच्चों मैग्नीशियम की वैल्यू ज्यादा दिख रही है आपको एल्यूमिनियम से, तो पहला ऑप्शन है। यहाँ 10 एल्यूमिनियम का है, 20 मैग्नीशियम का है, बिल्कुल सही है। दोनों इक्वल बच्चों हो सकते हैं क्या, नहीं।
यहाँ 10 and 10 नहीं, इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ 20 बच्चों एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम आपका 10 है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन्स एस सब सेल से निकाल रहे हो, जबकि एल्यूमिनियम में पी से निकाल रहे हो, तो मुश्किल कहां से होगा? एस से, इसलिए आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव वेरी हाई आयनेशन एनर्जी? तो कौन सा आंसर आएगा बच्चों इसमें से? इलेक्ट्रॉन देखो लास्ट में, यहां से P2, यहां से P5, यहां पे S2, यहां पे S1, कौन सा आंसर होगा? देखो ध्यान से, सभी में नंबर ऑफ सेल्स बच्चों फोकस करो। इसमें कितनी है? 3 सेल्स, इसमें 3 सेल्स, इसमें 3 सेल्स, इसमें 3 सेल्स, तो सभी के पास नंबर ऑफ सेल्स आपको इक्वल मिल रही है। अगर बच्चों नंबर ऑफ सेल्स इक्वल मिलती हैं, तो मैंने अभी आपको रूल्स पढ़ाया था, अगर बच्चों नंबर ऑफ सेल्स आउटर सेल के साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर बच्चों इक्वल मिलती हैं, सेम मिलती हैं, तो उस केस में अपन कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने अभी रूल्स आपको सिखाया था। सबसे अधिक वैल्यू बच्चों किसकी? P6, P6 के बाद बच्चों कौन सा? P5, अरे याद है ना? P5 के बाद बच्चों कौन सा? P4, अरे करेक्ट है ना? P4 के बाद बच्चों कौन सा? P3, यहां पे इंटरचेंज करना था, अरे यस और नो, इसको इंटरचेंज अपन किए थे, तो यहां से आपका P3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों P6 तो कोई है नहीं इधर, तो नहीं, ठीक है। P5 दिख रहा है क्या? यस, इसलिए आंसर कौन सा आएगा आपका? क्लोरीन। तो क्लोरीन के केस में आयनेशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों सबसे हाईएस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड आयनेशन एनर्जी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑक्यूपाई बॉटम ऑफ द कर्व? ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। तो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं बच्चों, एल्कली अर्थ मेटल, हैलोजेंस है, इनर्ट गैसेस है, एल्कली मेटल्स हैं, तो कौन सा आंसर आएगा? ग्राफ अगर बच्चों एटॉमिक नंबर और आयनेशन एनर्जी के बीच में अगर बनाते हैं, तो आपको पूछा कि बॉटम पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा, क्योंकि आपको पता है टॉप मोस्ट पोजीशन पे आयनेशन एनर्जी की वैल्यू हाईएस्ट होगी, तो वो बच्चों एलिमेंट कौन से हो जाएंगे? इनर्ट गैसेस। तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान किससे होगा? तो आसान होगा बच्चों एल्कली मेटल से। क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन्स एक निकाल के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, इसलिए बॉटम पोजीशन पे कौन आ जाएगा? एल्कली मेटल्स। सबको समझ में आ गया है? यस। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव वेरी हाई आयनेशन एनर्जी? आयनेशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों हाईएस्ट किसकी होगी? तो आपको दिख रहा है यहां से फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, नोबल गैस। तो नोबल गैस का आंसर बच्चों क्लियर हो गया, आर्गन। अब आते हैं कि आयनेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आयनेशन एनर्जी बच्चों कैसे काम करती है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आयनेशन एनर्जी बच्चों आपकी इर्रेगुलर होती है, क्योंकि साइज बच्चों वहां पे कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है। तो बच्चों सीरीज आपकी आपकी 4th पीरियड में 3D सीरीज, स्कैंडियम से लेके बच्चों आयरन तक साइज आपका डिक्रीज होता है, तो आयनेशन एनर्जी बच्चों इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, अब आयरन से लेके बच्चों निकिल तक एटॉमिक साइज कांस्टेंट, तो आयनेशन एनर्जी भी कांस्टेंट। निकिल से लेके बच्चों जिंक तक एटॉमिक साइज बच्चों फिर से इंक्रीज, आयनेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज। लेकिन एक बात ध्यान देना है, ये तो बच्चों एटॉमिक साइज के हिसाब से मैंने रिजल्ट बोला ना, लेकिन एटॉमिक साइज तो आंसर होता नहीं है ना पीरियड में, इसलिए बच्चों ये वाली बात हमेशा करेक्ट आपकी नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि बच्चों स्कैंडियम से आयरन तक, है ना, आयनेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करे, ये आपकी बात यहाँ पे करेक्ट नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करेंगे और इसके रिजल्ट की तरफ चलेंगे। तो जैसे बच्चों क्वेश्चन आया, आयनेशन एनर्जी ऑफ वेनेडियम, आयनेशन एनर्जी 1 फॉर वेनेडियम एंड आयनेशन एनर्जी 1 फॉर क्रोमियम, तो उसमें से आपका वेनेडियम की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है ना, लेकिन सेकेंड आयनेशन एनर्जी में वेनेडियम कम होता है बच्चों क्रोमियम से। उसके पीछे का रिजल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देते हैं, तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपके डी ब्लॉक से 3D सीरीज से, यू हैव टू फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे आंसर निकालना है। तो बच्चों वेनेडियम का टर्म नंबर 23, यहाँ क्रोमियम का 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो बच्चों आया यहाँ से आपका 4s2 3d3 वेनेडियम का, और यहाँ बच्चों हो गया आपका यहाँ से 4s1 और आपका 3d5। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ से निकलेगा? यहाँ 4s से, दिस इज 4th सेल, यहाँ से भी कहाँ निकलेगा? 4th सेल से। अब बताओ इलेक्ट्रॉन्स निकलना कहाँ से मुश्किल होगा? ये भी s है, ये भी s है, बट ये फुली फिल्ड है, तो फुली फिल्ड होने की वजह से आपका फर्स्ट आयनेशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों किसकी ज्यादा होगी? वेनेडियम की, है ना। आंसर इज कि 4s यहाँ पे आपको मिल रहा है फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि बच्चों यहाँ 4s1 मिल रहा है आपका हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो हाँ आयनेशन एनर्जी 1 की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स बच्चों निकल गया सपोज, तो यहाँ 4s1 हो जाएगा, 3d3 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4s0 और यहाँ पे आपका 3d5। अब बताओ
इलेक्ट्रॉन्स बच्चों अब कहां से निकालेंगे? इस 4s से, फोर्थ सेल से। यहां इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालेंगे बच्चों? थर्ड सेल से। अब मुश्किल किधर से होगी? तो नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट हो गई ना, तो जहां पे नंबर ऑफ सेल्स कम वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस के नजदीक होगा। इसका मतलब यहां से थर्ड से निकालना मुश्किल होगा, तो आयनस एनर्जी 2 की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? किसकी अधिक होगी? आपकी क्रोमियम की ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? यस।